कबीर ने जैसे ही डॉक्टर नौटियाल से बूढ़ी औरत का इलाज करने के लिए नीडल की मांग की, डॉक्टर नौटियाल ने गुस्से में कबीर को मना कर दिया। उनको लग रहा था कि कबीर लापरवाही से उनकी जान ले लेगा, मगर बाद में उनके पास जब कोई ऑप्शन नहीं था तो उन्होंने कबीर को वो सब दे दिया। नीडल मिलते ही कबीर ने बहुत अच्छे से अपना काम शुरू कर दिया। कबीर का तरीका बहुत ज्यादा अलग था। जब कबीर बूढ़ी औरत के शरीर में नीडल को अंदर बाहर कर रहा था तो सब लोगों को लग रहा था कि उसको कुछ करने नहीं आ रहा है। इन सबको देख के डॉक्टर नौटियाल भी बहुत ज्यादा तकलीफ में आ गए थे, क्योंकि उस बूढ़ी औरत की जान बचाना उनकी जिम्मेदारी थी, ना कि कबीर की। बहुत देर तक जब कबीर के इलाज के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला तो डॉक्टर नौटियाल ने कबीर को टोकने का सोचा। वो जैसे ही आगे बढ़ के कबीर को टोकना चाहते थे कि तभी अचानक से उनको लगा जैसे कि बूढ़ी औरत के शरीर में जान वापस आ गई हो। हल्की खांसी और मुंह से बाहर आते खून के साथ बूढ़ी औरत अब जाग गई थी। पास खड़े आनंद शर्मा को यह देखकर बहुत ज्यादा सुकून आया कि कबीर ने अपना काम कर लिया है। हॉल में खड़े सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। इस बीच बूढ़ी औरत की हालत को देख के कबीर समझ गया था कि डॉक्टर नौटियाल ने इनका इलाज अच्छे से नहीं किया है। आनंद शर्मा ने कबीर को शुक्रिया अदा करने के बाद उसको अपनी मां के लिए पर्सनल डॉक्टर की तरह रखने का सोचा। इस बात के लिए उन्होंने कबीर को 2 लाख रुपए ऑफर किए। कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस ऑफर का क्या करे। कुछ देर सोचने के बाद कबीर बहुत आराम से आनंद जी को अपना सर हिलाते हुए कहा, इसे भूल जाओ आनंद जी, आपने बहुत अच्छी सैलरी ऑफर की है। सच में ये बहुत बहुत अधिक है। आपने मुझे इस काबिल समझा, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे अपना काम करना है और मुझे एक पर्सनल डॉक्टर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू हो तो आप कभी भी आ सकते हैं और मुझसे मिल सकते हैं। आनंद शर्मा ने उम्मीद नहीं की थी कि कबीर सीधे मना कर देंगे। 2 लाख 1 महीना आसमान छूती कीमत थी। शिमला शहर में शायद ही किसी को इतना ज्यादा मिल सकता था। यहाँ डॉक्टर नौटियाल 1 महीने में 1 लाख से अधिक नहीं कमा पा सकते थे, मगर कबीर को सीधा इसका डबल मिल रहा था। इस बार ये पहले की तुलना में 2 गुना अधिक था। फिर भी उसे बहुत आराम से नकार दिया गया था। डॉक्टर नौटियाल को जितनी हैरानी हो रही थी, आनंद शर्मा को भी उतनी ही हैरानी हो रही थी। उसने कबीर जैसे किसी इंसान को यहाँ अपने सामने देखने की उम्मीद नहीं की थी। आनंद शर्मा ने सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन कबीर के इरादे को बदल नहीं पाया था। आनंद शर्मा के लिए ये बहुत ज्यादा अजीब बात थी, क्योंकि आज तक बहुत कम लोगों ने ही उसकी बात को ठुकराया था। अपने ऑफर को इस तरह से ठुकराए जाने के बाद भी आनंद शर्मा के चेहरे पर कोई शिकन नहीं था। कबीर की आंखों से झलकती ईमानदारी ने आनंद शर्मा का दिल जीत लिया था। सबके अपने अपने लाइफ गोल होते हैं। मिस्टर शर्मा के हिसाब से एक डॉक्टर के लिए इतना टैलेंटेड होना नॉर्मल सी बात थी। कबीर को सच में पैसे की परवाह नहीं थी। आनंद शर्मा बता सकते थे कि कबीर बहुत छोटा था, फिर भी उसके पास पहले से ही इतनी बड़ी उपलब्धि थी। इस तरह के लोगों का दोस्त होना भी बहुत अच्छी बात होती है। सबसे पहले तो उनकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। कबीर के साथ वो उसकी देखभाल कर सकता था, लेकिन उसने फिल्मी होने की पूरी कोशिश की। इसके अलावा कबीर के टैलेंट को देखते हुए ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करना भी आनंद शर्मा के लिए फायदेमंद था। डॉक्टर नौटियाल अभी भी किनारे खड़े होकर कबीर को शोहरत कमाते हुए देख रहे थे। उनके चेहरे पर तो बर्फ सी ठंडक थी, मगर उनके दिल के अंदर आग का तूफान चल रहा था। उन्होंने आवाज करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो अभी किसी की नजर में नहीं आना चाहते थे। पिटाई से उनके चेहरे पर वाकई दर्द हो रहा था। डॉक्टर नौटियाल इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि उसके इलाज में और कबीर के इलाज में कितना ज्यादा अंतर है। इसी बात के लिए कबीर ने डॉक्टर साहब को घूरा भी था। उन्हें रोकने के उनके पिछले प्रयास मूर्ख की तरह थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि डॉक्टर नौटियाल ने अभी भी भागने की योजना नहीं बनाई थी। वो जानता था कि अब अगर वो भाग भी गया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। उसका जितना नाम खराब होना था हो गया था। अभी डॉक्टर नौटियाल बहुत अजीब स्थिति में थे। वो बेचारे न भाग ही सकते थे और न ही रुक ही सकते थे। ये स्थिति सबसे कठिन थी, मानो वो केवल यही मर सकता था।
डॉक्टर नौटियाल का हृदय निराशा से भर गया। वो अंदर से बहुत ज्यादा उदास और टूटा हुआ महसूस कर रहे थे। उसने सोचा था कि अपने आप को ऊपर उठाकर और आनंद शर्मा का निजी डॉक्टर बनकर वो अपने जीवन के शीर्ष पर पहुंच जाएगा, लेकिन उसको क्या पता था कि उसके सालों की मेहनत एक पल में बर्बाद हो जाएगी। अब जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो डॉक्टर नौटियाल को सच में पछतावा हुआ। वो आज्ञाकारी रूप से काम करने के लिए अस्पताल में रुके थे, कुछ हुआ ही नहीं था, फिर डॉक्टर नौटियाल को ऐसी नौकरी की तलाश क्यों करनी पड़ी। आनंद शर्मा ने कबीर को देखा, अपनी जेब से एक बिजनेस कार्ड लिया और उसे सौंप दिया। शर्मा ग्रुप के अध्यक्ष आनंद शर्मा। ये कबीर के लिए बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड हरकत थी। एक नजर से कोई भी बता सकता है कि शर्मा समूह के कर्ता धर्ता आनंद शर्मा का कार्ड है। शर्मा समूह न केवल शिमला शहर में था, बल्कि पूरे प्रांत में शीर्ष समूहों में से एक था। आनंद शर्मा कभी प्रांत के सबसे अमीर व्यक्ति थे और पिछले 2 वर्षों से हमेशा शीर्ष 3 में रहे थे। कबीर ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और बिजनेस कार्ड एक्सेप्ट कर लिया। कबीर को भी नहीं पता था कि इस बिजनेस कार्ड का भार कितना है। अधिक लोगों को जानना गलत नहीं था, खास तौर से जब आप नए जगह पर हो तो कोई भी कभी भी काम आ सकता है। कबीर अब बिना किसी अनुरोध के लेआउट क्लर्क नहीं था। उन्हें कुछ उपलब्धियां हासिल करनी थी, इसलिए ये संबंध विशेष रूप से महत्वपूर्ण और उसकी आगे की जर्नी के लिए जरूरी थे। अंकल शर्मा, ये कैसा है? जिस इंसान से मैंने आपको मिलवाया था वो इंसान सही था, है ना? रिया ने मुस्कुराते हुए आनंद शर्मा से कहा। मुझे अभी भी आपको धन्यवाद देना है। अगर आप नहीं होते तो मेरी माँ का आज बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। मैं आपको और आपके परिवार को इस बात के लिए हमेशा याद रखूंगा। आनंद शर्मा ने रिया को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। थैंक्स अंकल, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। ये कैसा है? फिर आप दोनों एक साथ बर्थडे पार्टी में आए। ये मेरी ओर से एक छोटा सा उपहार है। मुझे आशा है कि आप इसे अस्वीकार नहीं करेंगे। आनंद शर्मा ने उन्हें आमंत्रित किया। माफ करिएगा, मैं नहीं आ सकता इसमें, मुझे पार्टी पसंद नहीं है। अगली बार इसके बारे में बात करते हैं, कबीर ने विनम्रता से मना कर दिया। छोटे भाई, ये आनंद शर्मा अपना निमंत्रण जारी रखने ही वाला था कि रिया ने उसे बीच में ही रोक दिया। आनंद अंकल, मुझे आज कबीर के साथ कुछ चर्चा करनी। ये एक डील है, यदि आप उन्हें इनवाइट करना चाहते हैं तो अगली बार करें। रिया ने चीजों को ठीक करने में कबीर की मदद की और वो जानती थी कि यह वास्तव में जाना नहीं चाहता था। तो ठीक है, यदि आपके पास मौका है तो मैं अगली बार आपको अकेले भोजन कराऊं। आनंद शर्मा ने जोर नहीं दिया। रिया ने कबीर को खुशी से अंदर खींच लिया। कबीर और रिया स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो खुश थे और कुछ थे जो दुखी थे। कबीर के प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद डॉक्टर नौटियाल को आनंद शर्मा के अंगरक्षक ने बहुत बुरी तरह से घसीटकर बाहर का रास्ता दिखा दिया। डॉक्टर नौटियाल भावशून्य थे, बिल्कुल भी संघर्ष नहीं कर रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि वे समाप्त हो चुके हैं। कबीर और रिया मेज पर बैठे थे और डॉक्टर की टीम के बारे में चर्चा कर रहे थे। सच में कबीर, इस तरह की चीजें जब तक आप मुझे फोन करते हैं और मुझे बताते हैं ये ठीक है, ये एक बहुत ही साधारण मामला है। रिया ने खाना खाते हुए कहा। मैं तुमसे मिलने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, ये बेहतर होगा, कबीर ने कहा। बेशक ये बेहतर है, क्योंकि आप आज इलाज कर रहे हैं। मैं आपको 3 दिनों में उपकरण दे दूंगी। आप बेपरवाह हो सकते हैं कि एक बार उपकरण लगने के बाद आपका अस्पताल खुल जाएगा, रिया ने कबीर को भरोसा दिलाते हुए कहा। सचमुच 3 दिनों के भीतर? मैं अपना वादा निभाऊंगा, कबीर ने खुशी से कहा। बेशक मैं आपकी बात रखूंगी, लेकिन आपको मुझे जल्द से जल्द भुगतान देना होगा। अपने कर्ज को चुकाने के बारे में सोचे भी नहीं, रिया ने कहा। चिंता न करें, मैं निश्चित रूप से आपका कुछ भी बकाया नहीं रखूंगा। लेकिन आप जानते हैं ये प्रोजेक्ट अभी अभी मुझे सौंपा गया था और मुझे अभी तक बहुत कुछ नहीं मिला है, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। समझ गई, आप इसे थोड़ा लंबा करना चाहते थे, है ना? रिया ने अपना मुंह पोंछा और गंभीरता से कहा। मिस वास्तव में बुद्धिमान है, उन्होंने सही अनुमान लगाया, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल, लेकिन आपको ब्याज देना होगा। ये कोई कम पैसा नहीं है। ब्याज की गणना दिन में 1 बार की जाती है। रिया उदास थी उसके चेहरे को देखकर, क्योंकि वो अपनी उंगलियों पर संख्या गिनना शुरू कर रही है। सबसे बड़ी मिस, मेरे जैसे गरीब व्यक्ति के पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? कृपया मुझे बख्श दें, कबीर ने दया की भीख मांगी। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसके बारे में क्या ख्याल है? मुझे भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमें 1 दिन की भी देर हो जाती है तो हम फिर से साथ में खाना खाएंगे। ये बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना? रिया ने कहा। कबीर ने चुपचाप बात सुनी
क्या ये काजल के लिए एक चुनौती नहीं थी? अगर उसे पता चला कि वो एक महिला के साथ खाना खा रहा है जबकि उसके पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं है, तो वो खुद को समझा नहीं पाएगा। पैसे देने पर भी वो उसे निराश नहीं कर सकता था। नहीं, तुम्हें ब्याज दूंगा, मैं नहीं खा सकता, कबीर ने दृढ़ता से कहा। रिया हंसी से लोटपोट हो गई। मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाना चाहती। इसके अलावा मुझे पता है कि तुम्हारी एक पत्नी है, इसलिए ये ब्याज के साथ ठीक है। मेरे परिवार के पास इतने पैसे की कमी नहीं है, लेकिन आपके लिए बेहतर है कि आप जल्दी करें, रिया ने कहा। कबीर ने थोड़ा सोचा और सच में ऐसा ही था। अस्पताल का प्रोजेक्ट उसको दिया गया था, लेकिन कबीर कंपनी के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानता था, इसलिए उन्हें खुद भागकर उनसे संपर्क करना पड़ा। यही समस्या थी। दादाजी ने सिर्फ बोल दिया था, हालांकि लोगों ने बूढ़े की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। उनकी बात कोई नहीं काट सकता था। कबीर जैसे लोगों के लिए जिनके पास सारस्वत परिवार में कोई पद नहीं है, यहाँ तक कि कंपनी के लोग भी उन्हें पसंद नहीं करते हैं। कबीर को नहीं पता था कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, इसलिए उसने इन 2 दिनों में उनसे संपर्क करने की पहल नहीं की। रिया की यादों के साथ कबीर और भी चिंतित हो गया। इस समस्या से बचना बेकार था, इसलिए उसे जल्द से जल्द इसका समाधान निकालना था। अगर उसने सच में अस्पताल के प्रोजेक्ट को बंद कर दिया तो ये बुरा होगा। बूढ़ा आदमी निश्चित रूप से उसे माफ नहीं करेगा, और जब ऐसा हुआ, केशव और मीरा को कबीर पर मशीन गन की तरह गोली चलानी होगी। कबीर इस सीन को नहीं देखना चाहता था। कैसे चलेगा कबीर के हॉस्पिटल का काम? कबीर ने जब बूढ़ी औरत की जान बचाई, तब आनंद शर्मा उसे 2 लाख रुपए महीना ऑफर करता है, लेकिन कबीर बहुत सरल भाषा में मना कर देता है, क्योंकि उसका काम पेशेवर डॉक्टर का नहीं है। लेकिन वो आनंद शर्मा को बोलता है कि वो कभी भी उनकी मदद करने के लिए तैयार है। डॉक्टर नौटियाल इस बात को सुन लेता है। वो बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी नौकरी खतरे में थी। उसे कबीर से जलन होती है, साथ ही उसे अपने आगे के जीवन की फिक्र भी होती है कि वो आगे क्या करेगा। आनंद शर्मा डिनर पर कबीर को इनवाइट करता है। तभी रिया आनंद को याद दिलाती है वो भी है। आनंद शर्मा हंसते हुए डिनर पर दोनों को इनवाइट करते हैं, लेकिन कबीर बहुत सरलता से मना कर देता है, क्योंकि उसको रिया के साथ हॉस्पिटल के रिलेटेड बिजनेस की बात करनी थी। वो दोनों फिर आने का वादा करके वहां से चले जाते हैं। आनंद शर्मा डॉक्टर से कहता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, अपना बिस्तर उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। जिसके बाद डॉक्टर आनंद के यहाँ से निकल जाता है। वहां से निकलकर डिनर पर कबीर और रिया आ जाते हैं। रिया कहती है कि कबीर, आपको मेडिकल इक्विपमेंट तो मैं दे दूंगी, लेकिन आपको डॉक्टर की टीम, बाकी स्टाफ और मेंटेनेंस के लिए बहुत सारा रुपया चाहिए होगा। इस बात से कबीर सोच में डूब जाता है। रिया पाठक के साथ डिनर करने के बाद कबीर ने हॉस्पिटल के इक्विपमेंट की सप्लाई का मामला सुलझा लिया था। बस जैसे ही कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाता, तुरंत इक्विपमेंट इंस्टॉल हो जाते। लेकिन इसके लिए काम की अपडेट जरूरी थी। कबीर अपने नए काम को लेकर काफी खुश था। आखिर उसे सारस्वत परिवार ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी, इसलिए वो उसे अच्छे से करना चाहता था। साथ ही उसे पैसे को लेकर भी फिक्र थी कि वो कैसे उसका इंतजाम करेगा। कबीर ने दोपहर में संजीवनी हॉस्पिटल को देखने का प्लान बनाया, क्योंकि वो अब इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज था। उसे समझना था कि काम कैसा चल रहा है। ये उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता कि जिस हॉस्पिटल का इंचार्ज था उसमें उसे ही कोई ना जाने। वो अपने हॉस्पिटल से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी पता करना चाहता था, ताकि अपने काम के साथ ईमानदारी कर सके। रिया पाठक को विदा करने के बाद कबीर सीधे संजीवनी हॉस्पिटल गया, ताकि काम का अपडेट ले सके। पूरे हॉस्पिटल का काम लगभग खत्म होने पर था, लेकिन कुछ छोटी चीजें अभी भी एडजस्ट होनी थी। सारस्वत परिवार ने इस प्रोजेक्ट को बहुत महत्व दिया था, इसलिए इसके कंस्ट्रक्शन में काफी सावधानी बरती गई थी। कबीर ने हॉस्पिटल का एक राउंड लगाया और जहां उसे टेम्पररी सुपरवाइजर आदर्श कुमार मिला। हेलो, मैं कबीर हूँ। मैं आपसे इस संजीवनी हॉस्पिटल का इंचार्ज हूँ, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। आदर्श कुमार अपनी कुर्सी पर बैठा अपने मोबाइल में कुछ देख रहा था। कबीर के आने से उसके मोबाइल देखने में बाधा पड़ गई थी, इसलिए उसने खिसिया कर कबीर को देखा। इससे पहले कि कबीर दोबारा डिस्टर्ब करता, उसने कबीर से कहा, 10 मिनट रुको, मैं फ्री होकर बात करता हूँ।
आदर्श कुमार ने अपने मोबाइल पर ही ध्यान देते हुए लापरवाही से कहा। असल में आदर्श जानबूझकर कबीर को वेट करा रहा था ताकि उसे पता चले कि उसके सामने कबीर की औकात कुछ भी नहीं है। भले ही वो हॉस्पिटल का इंचार्ज बना दिया गया था, आदर्श को यह भी मालूम था कि आज कबीर का पहला दिन था, इसलिए उसके बिना वो कुछ भी नहीं कर सकता था। कबीर यहाँ पहली बार आ रहा था, इसलिए वो जल्दी में नहीं था। वो बस देखना चाहता था कि वो आदमी क्या करता है। 10 मिनट बाद आदर्श कुमार वीडियो खत्म करके फ्री हो गया। आप आइए, वेट कराने के लिए सॉरी, खड़े होते हुए आदर्श ने कहा और वो कबीर के पास आ गया। उसने कबीर पर जैसे एहसान करते हुए कहा था, लेकिन तब भी कबीर ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। कबीर बिल्कुल भी गुस्से में नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने मुस्कुराते हुए बोलना जारी रखा। मेरा नाम आदर्श कुमार है, मैं इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन को देख रहा हूँ। आदर्श कुमार ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि तुम इस कंस्ट्रक्शन साइट को देखते हो। मैं तुमसे यहाँ तुम्हारा काम छीनने नहीं आया हूँ। मैं बस अपने काम को समझने आया हूँ कि यहाँ क्या काम हो रहा है, कितना क्या हो गया है, किस चीज की कमी है। इसलिए मेरी समझ के लिए ही आप मुझे हर काम के बारे में जानकारी दे दें और साइट का विजिट करा दें, कबीर ने बहुत आराम से कहा। आदर्श कुमार ने कबीर की बात से सहमति जताई, लेकिन उसका व्यवहार कबीर के प्रति ठीक नहीं था, जिसके पीछे उसकी जान पहचान का बड़ा हाथ था। मेरे साथ चलिए, मैं आपको पूरी साइट का विजिट कराता हूँ और प्रोजेक्ट का अपडेट भी देता हूँ, आदर्श कुमार ने चलते हुए कहा। जब से आदर्श कुमार कंपनी में शामिल हुआ था, वो प्रणव सारस्वत का खास हो गया था, इसलिए उसे प्रणव सारस्वत ने यहाँ रखा था ताकि वो कबीर के उस प्रोजेक्ट के बारे में समय समय पर अपडेट देता रहे। प्रणव सारस्वत ने पहले ही सोच रखा था कि अगर उन्हें ये प्रोजेक्ट मिलता है तो इसे अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, और अगर उन्हें प्रोजेक्ट नहीं मिलता तब भी उन्हें वहां के बारे में जानकारी रहे और वे इसे अपने हिसाब से चला सकेंगे। ठीक जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ था। ये प्रोजेक्ट अब कबीर के पास था, लेकिन अभी भी प्रणव सारस्वत के पास आदर्श जैसा एक वफादार आदमी मौजूद था जो कि उनके लिए काम कर सके। देखो, हमारा प्रोजेक्ट लगभग पूरा हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ काम बाकी है। आप यहाँ पहली बार आए हैं, इसलिए आपको इस सब के बारे में अभी जानकारी नहीं होगी, लेकिन कुछ दिनों में आप सब समझ लेंगे। ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, आदर्श कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा। अब कबीर को उसकी बातें सुनकर समझ में आ रहा था कि वो आदमी ठीक नहीं, जरूर यहाँ काम में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। मैं समझा नहीं, आपके कहने का मतलब क्या है, कबीर ने पूछा। अगर हम इस प्रोजेक्ट के बारे में गहराई से समझें तो हमें अभी इसको पूरा करने में समय की जरूरत है। अगर हम अपना समय लेकर इसे करेंगे तो इसकी क्वालिटी को मेंटेन रख सकते हैं, लेकिन हमें परिवार के मुखिया शंभुनाथ सारस्वत से आदेश मिला है कि इसे जल्द से जल्द 1 सप्ताह के अंदर पूरा करना है, ताकि वे समय पर अपने हिसाब से इसमें मेडिकल इक्विपमेंट लगा सकें। इसलिए हमें हर हाल में इसे 1 सप्ताह में करना है। यही हमारी दिक्कत है, और जब आप इसके इंचार्ज हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि ये टाइम पर पूरा हो, आदर्श कुमार ने बेबसी के भाव के साथ कहा। क्या होगा अगर मैं इसे समय पर पूरा नहीं करता है, कबीर ने पूछा। अगर आप इंचार्ज के रूप में काम को नहीं करवा पाते हैं तो आप भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, शंभुनाथ सारस्वत के गुस्से का सामना करेंगे। हो सकता है कि आपको प्रोजेक्ट से हटा दिया जाए, आदर्श कुमार ने कहा। कबीर ने आदर्श कुमार को देखा और मुस्कुराया। वो समझ चुका था कि यह आदमी उसके लिए आगे कई मुसीबत खड़ी कर सकता था। ये पक्का था, अगर प्रणव उसकी जगह होता तो दिक्कत नहीं आनी थी। वो अपने बॉस के लिए ही ये सब कर रहा था। कबीर को सारे प्लान का अंदाजा हो गया कि आदर्श काम में देरी करना चाहता है ताकि उसके हाथ से प्रोजेक्ट निकल जाए। कबीर के काम को नीचा दिखाना ही प्रणव का मकसद था, लेकिन वो ये सीधे तौर पर नहीं कर सकता था, इसलिए आदर्श एक उसका जरिया था। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे काम को तेजी से किया जा सके, कबीर ने पूछा। आपको समझना होगा कि हमारे सारे काम करने वाले मिशन मोड में काम कर रहे हैं। मैं भी जल्दी काम खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उनसे ज्यादा काम लेकर उनसे फोर्सफुली काम तो नहीं करा सकता हूँ। एक और बात यह भी है कि इसी काम पर बोनस भी टिका है, लेकिन तब भी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आदर्श कुमार ने बेबसी से कहा। कबीर ने ध्यान से देखा, इतनी छोटी सी चाल कबीर की आंखों से कैसे बच सकती है। वहां की सारी लेबर कड़ी मेहनत से काम कर रही थी, लेकिन उनको सही दिशा दिखाने का काम ढंग से नहीं हो रहा था, जिसके लिए ठेकेदार और सुपरवाइजर जिम्मेदार था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस काम में महीनों लग जाए। मुझे लगता है कि वे थोड़े
धीरे काम कर रहे हैं। आपको उनके काम को ढंग से देखना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वह जल्द से जल्द ये काम पूरा कर दें, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, कबीर ने आदर्श कुमार से कहा। मैंने अपने हिसाब से अपना काम बहुत ही अच्छे से किया है। यदि आप ये समझते हैं कि काम ठीक से नहीं हुआ है तो आप कंपनी के बॉस से बात करिए, जो कि शंभुनाथ है। वो जब तक खुद कुछ नहीं कहते तब तक इसी हिसाब से काम होगा, क्योंकि वे ही असल में काम के इंचार्ज है, आदर्श कुमार ने कहा। फिर मैं शंभुनाथ सरस्वत से बात करता हूँ। कबीर ये कहकर वहां से चला गया। कबीर समझ चुका था कि आदर्श का प्लान क्या था। आदर्श काम में देरी करना चाहता था ताकि वो बाद में काम न हो पाने के लिए मुझे बलि का बकरा बना दे, जिससे मेरी सारस्वत परिवार में नाक कट जाए और मुझे प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाए। उसके प्रोजेक्ट से हटने का सीधा फायदा प्रणव को होना था और वो ही इसका इंचार्ज बनता है। कबीर चाल समझते हुए मुस्कुराया। वो पहले भी कई बार ऐसी स्थिति का सामना कर चुका था। जैसे ही कबीर चला गया, उसके जाते ही आदर्श ने राहत की सांस ली। साथ ही उसने सोचा कि कबीर अब क्या करेगा। उसने मन में सोच लिया कि कोई भी हो, हर काम में ना होने का जिम्मा वो कबीर पर डाल दे। भाई, अभी वो व्यक्ति कौन था? बगल के ठेकेदार ने पूछा। वो व्यक्ति सारस्वत परिवार का किराए का दामाद कबीर है, आदर्श कुमार ने तिरस्कार के साथ कहा। ये वही कबीर है जिसे शंभुनाथ जी ने इस हॉस्पिटल का इंचार्ज बनाया है? ठेकेदार जारी रहा। हाँ, ये वही कबीर है जिसे सीधे डिलीवरी बॉय से इस हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट का इंचार्ज बना दिया है। पता नहीं इस आदमी में क्या ही देखा उन्होंने। आदर्श कुमार ने अपने फोन में देखना जारी रखा। बेशक उसे कौन नहीं जानता। मैंने नहीं सोचा था कि वो यहाँ हॉस्पिटल को देखने भी आएगा, लेकिन देखो वो यहाँ साइट को देखने भी आ गया, ठेकेदार ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे उस डिलीवरी बॉय की चिंता नहीं है, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। जब तक मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ उसकी एक भी नहीं चलेगी। वैसे भी उसके जैसे आदमी की औकात ऐसे काम को देखने की नहीं है। उस पर सिर्फ खाना डिलीवर करना ही अच्छा लगता है, आदर्श कुमार ने नफरत से भरकर कहा। मगर आदर्श भाई, वो इसी तरह बार बार यहाँ आता रहा तो हम क्या करेंगे? जो भी हो, अभी वो ऑफिशियली इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज है और उसके पास उसके नाते कुछ पावर भी है, ठेकेदार ने चिंतित होकर पूछा। ठेकेदार को लग रहा था कि कहीं जो काम के बारे में कबीर को सच्चाई का पता न चल जाए। अगर ऐसा होता तो शंभुनाथ को पता चल जाता तो उसकी नौकरी तो जाती ही साथ ही हो सकता था। उसके गलत काम की सजा के लिए उसे जान से मरवा देते। क्या तुम्हारा सिर घूम गया है? जब तक मैं यहाँ हूँ वो कुछ भी नहीं कर सकता। तुम बस मेरी बात सुनो और अपना काम करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। हाँ, बड़े सारस्वत साहब की बात अलग है, लेकिन ये तो महज एक किराए का दामाद है, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। आदर्श कुमार ने कबीर पर कोई ध्यान नहीं दिया। कुमार भाई सही कह रहे हैं, कबीर जो भी हो, हमें उससे क्या, हम तो आपके कहे के हिसाब से काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, ठेकेदार ने चापलूसी भरे अंदाज में कहा। बढ़िया है, तुम जल्दी ही बात समझ गए। जब तक मेरी बात मानोगे फायदे में रहोगे। मैं तुम्हारी हर जरूरत का ध्यान रखूंगा। तुम्हारी समस्या मेरी भी समस्या होगी। इस प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा मत सोचो, मैं जैसा कहूँ वैसा करना। तुम्हारे लिए टाइम पर रुपए का जुगाड़ कर दूंगा, आदर्श कुमार ने ठेकेदार को समझाते हुए कहा। आदर्श ने ठेकेदार को अपने लालच के जाल में फंसा रखा था, इसलिए वो जो भी कहता था ठेकेदार वैसा ही करता था। चिंता मत करो भाई, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। हर कोई ये जानता है, जब तक आप कुछ नहीं कहेंगे हम इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं करेंगे, ठेकेदार ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। कबीर शंभुनाथ से क्या बात करेगा? क्या आदर्श अपने प्लान में सफल हो पाएगा? कबीर ने रिया से मिलकर अपने मेडिकल इक्विपमेंट की सप्लाई का मामला सुलझा लिया था, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल के काम की अपडेट लेनी थी। वो सीधे हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां उसे प्रोजेक्ट का सुपरवाइजर आदर्श मिलता है, जो कि उसे इग्नोर कर देता है। थोड़ी देर बाद कबीर और आदर्श एक दूसरे को परिचय देते हैं। उसके बाद आदर्श कबीर को प्रोजेक्ट की साइट को दिखाता है। कबीर उससे पूछता है कि काम कब तक हो जाएगा। आदर्श बताता है कि काम हो गया है, लेकिन कुछ चीजें अभी समय ले सकती हैं, जिनमें अगर जल्दी की तो काम बिगड़ सकता है। वो कबीर को यह भी बताता है कि अब काम बिगड़ता है तो जिम्मेदारी कबीर की ही होगी और वो वैसे ही काम करेगा। अगर उसे प्रॉब्लम है तो सारस्वत फैमिली से बात करें। कबीर मुस्कुराकर वहां से निकल जाता है। ठेकेदार और आदर्श आपस में बात करते हैं कि काम में देरी होनी चाहिए, जैसा कि तय किया गया है। बाकी वो संभाल लेगा, क्योंकि वो प्रणय सारस्वत का खास है। कबीर हॉस्पिटल से चला गया।
उसके बाद उसने कंपनी में जाना तय किया था कि वो पहले प्रणव सारस्वत से मिलेगा। अगर तब भी कोई बात नहीं बनी तब वो दादाजी शंभुनाथ से मिलेगा। प्रणव सारस्वत का परिवार में बहुत सम्मान था, क्योंकि परिवार के बिजनेस को उसने अपने दम पर बहुत कामयाब बनाया था, इसलिए उसे कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता था। कबीर जैसे ही फ्रंट डेस्क पर पहुंचा, उसे एक गार्ड ने रोक दिया। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप किसे ढूंढ रहे हैं? वहां खड़े गार्ड ने कबीर से पूछा। मुझे प्रणव सारस्वत से मिलना है, कबीर ने विनम्रता से उत्तर दिया। क्या आपका कोई अपॉइंटमेंट है? गार्ड ने अपनी ड्यूटी करते हुए पूछा। नहीं, मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। उनसे बस कह दो कि कबीर मिलने आया है, कबीर ने गार्ड को समझा दिया। फिर थोड़ा रुकिए, मैं उनको इन्फॉर्म करता हूँ। वो जो भी कहेंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। गार्ड ने कह कबीर को दिलासा दिया। कबीर को मालूम था कि आजकल हर आदमी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना होता है, और यहाँ तो वो प्रणव सारस्वत से मुलाकात करने के लिए तो समय लेना जरूरी ही था। सारस्वत साहब ने आपको ऑफिस में उनका इंतजार करने के लिए कहा है, सुरक्षा गार्ड ने कबीर को जाने दिया। कबीर को इस बात से हैरानी हुई कि प्रणव ने उसे नीचे रोकने की कोशिश नहीं की। कबीर को ज्यादा समय वेट नहीं करना पड़ा। थोड़ी ही देर में प्रणव सारस्वत उससे मिलने आ गए। प्रणव सारस्वत एक बेहद समझदार व्यक्ति थे। वे इस बात को जानते थे कि कबीर को भले ही वो तवज्जो नहीं दें, लेकिन शंभुनाथ सारस्वत ने उसे प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाया था और उनके सामने वो भी कुछ नहीं बोल सकता था। जल्द ही वहां एक आदमी आया, शायद वो प्रणव का पर्सनल असिस्टेंट रहा होगा। उसने कबीर को देखा और कबीर को विश किया। हेलो कबीर, प्रणव सारस्वत अभी एक मीटिंग में है, बस 2 मिनट का वेट करें, उस आदमी ने कबीर से कहा। कबीर ने सहमति में सिर हिलाया, थैंक्स कहा और वेट करने के लिए ऑफिस में चला गया। लगभग आधे घंटे के इंतजार के बाद आखिरकार प्रणव सारस्वत बैठक से लौट आए। अंकल प्रणव, कबीर ने खड़े होकर अभिवादन किया। प्रणव सारस्वत ने झूठी मुस्कान के साथ अभिवादन स्वीकार किया और साथ ही कबीर को वहां पड़ी एक चेयर पर बैठने का इशारा किया। प्रणव सारस्वत के बिजनेस के अनुभव के सामने कबीर कहीं का नहीं ठहरता था, लेकिन उसे हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट दे दिया गया। इस बात का मलाल प्रणव सारस्वत को बहुत ज्यादा था, लेकिन कभी भी उन्होंने कभी इस फैसले का विरोध नहीं किया था। उसके 2 कारण थे। पहला तो ये कि वे शंभुनाथ सारस्वत का विरोध नहीं कर सकते थे, और दूसरा ये कि वो एक बहुत समझदार आदमी थे। इसलिए कबीर का सीधा विरोध उनकी सारस्वत परिवार में इमेज को खराब कर सकता था। लेकिन सच्चाई ये थी कि प्रणव सारस्वत कबीर को प्रोजेक्ट से बाहर करना चाहते थे। हाँ कबीर, बताओ कैसे आना हुआ? प्रणव सारस्वत ने पूछा। एक बात बताइए अंकल, क्या दादाजी ने मुझे संजीवनी अस्पताल के प्रोजेक्ट संभालने के लिए नहीं कहा था? ये प्रोजेक्ट मुझसे पहले आप संभालते थे। आपको मालूम है कि दादाजी ने मुझे इंचार्ज बनाया था। मुझे हॉस्पिटल की जानकारी चाहिए थी, क्योंकि मैं अब इंचार्ज हूँ, इसलिए अब मैं अपना काम संभालना चाहता हूँ, कबीर ने शांति से कहा। अच्छा ये बात है। प्रणव सारस्वत ने कोई आवाज नहीं की, लेकिन उदासीन स्वर में केवल कुछ शब्द बोले। क्या हुआ अंकल, कोई दिक्कत है क्या? कबीर ने पूछा। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब दादाजी ने तुमको प्रोजेक्ट दे दिया है तो सारी बात यहीं खत्म हो चुकी है। मेरी तरफ से भी प्रोजेक्ट अब तुम्हारा हुआ। इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये बहुत सिंपल है, प्रणव सारस्वत ने अपनी चतुराई दिखाते हुए कहा। ठीक है, मुझे ये सभी डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें मैं खुद प्रोजेक्ट को समझ सकूं। प्रोजेक्ट से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट कहाँ हैं? उसके बाद आप प्रोजेक्ट अपने सुपरवाइजर को वहां से हटा सकते हैं। फिर एक नजर डाले ये सभी दस्तावेज कहाँ हैं। मैं एक नजर डालूंगा, फिर आप आदर्श कुमार को वापस ले सकते हैं, जिससे मैं ठीक से प्रोजेक्ट संभाल सकूं, कबीर ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। तुम जिस इन्फॉर्मेशन की तरफ इशारा कर रहे हो वो तो सिर्फ प्रोजेक्ट के ही डिपार्टमेंट में मिल सकती है। जहां तक आदर्श का सवाल है तो अभी इस वक्त उसको प्रोजेक्ट से हटाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो प्रोजेक्ट को शुरू से ही देख रहा है। उसे प्रोजेक्ट की हर छोटी बड़ी डिटेल पता है, जो कि हम लोगों में से किसी को भी नहीं मालूम। इसलिए हमें उसकी जरूरत है। आदर्श को प्रोजेक्ट से हटाने से उससे कहीं ज्यादा हमारा नुकसान हो जाएगा। तुम समझ रहे हो ना कबीर? प्रणव सारस्वत ने कबीर पर नजर डाली और धीरे से कहा। अंकल, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैं अब हर हाल में प्रोजेक्ट को संभालने जा रहा हूँ। अगर आप मुझे जरूरी डॉक्यूमेंट दे देंगे तो मैं सारा मामला देख लूंगा। अब मैं इंचार्ज हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आदर्श वहाँ है या नहीं। अगर आपको उसकी चिंता है तो उसे अपनी किसी और जगह भेज दीजिए, ताकि उसको काम की कमी ना हो। मैंने पक्का कर लिया है कि प्रोजेक्ट मैं ही संभालूंगा, ताकि दादाजी को बता सकूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा करके गलती नहीं की है, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे कबीर, मुझे यकीन है कि तुम प्रोजेक्ट को अच्छे से संभाल लोगे, लेकिन आदर्श को अपना काम करने दो। और वैसे भी
सिर्फ एक वीक की ही तो बात है, उसके बाद तो वो वहां से खुद ही हट जाएगा। तुम आदर्श को लेकर चिंता मत करो, प्रणव सारस्वत ने जारी रखा। ठीक है, लेकिन मैंने काम शुरू कर दिया है और मैं इसमें कोई कमी नहीं रखना चाहता, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आदर्श जैसे किसी भी आदमी की मुझे जरूरत है, कबीर ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा। इस बार प्रणव सारस्वत थोड़ा गुस्से में थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये कबीर आदर्श को लेकर इतना जिद करेगा। प्रणव सारस्वत के इतना कहने पर भी कबीर आदर्श को प्रोजेक्ट से बाहर करने पर टिका था। अब बात प्रणव की इज्जत की थी, क्योंकि वो सीधे उसे चैलेंज था। इसके अलावा अगर आदर्श प्रोजेक्ट से बाहर हो जाता तो वो कबीर को तुरंत प्रोजेक्ट से बाहर नहीं निकाल पाता। कबीर, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। तुमसे पहले ये प्रोजेक्ट मैं देख रहा था, इसलिए मेरा बहुत टाइम और रिसोर्सेज का इन्वेस्टमेंट उसमें लगा है। मैं प्रोजेक्ट को अच्छे से समझता हूँ, इसलिए तुम ये प्रोजेक्ट बिना मेरी मदद के पूरा नहीं कर पाओगे। मैं जानता हूँ दादा शंभुनाथ सारस्वत ने तुम्हें ये प्रोजेक्ट दिया है, जबकि ये मेरे पास था, लेकिन मैंने कभी भी बुरा नहीं सोचा है और मैं अभी भी तुम्हारी मदद ही कर रहा हूँ ताकि प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा हो सके। आखिर ये सिर्फ तुम्हारा प्रोजेक्ट नहीं, बाकी पूरे सारस्वत परिवार का प्रोजेक्ट है। बस तुम्हें अभी इंचार्ज बनाया गया है, तो मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि समझदारी से काम लो और कोई ऐसा कदम मत उठाओ जिससे तुम और प्रोजेक्ट दोनों प्रॉब्लम में आ जाएं। प्रणव सारस्वत बहुत गुस्से में था, लेकिन तब भी उसने बड़ी ही शांति से कबीर को बात समझानी चाहिए कि उसके बगैर प्रोजेक्ट का पूरा होना बहुत मुश्किल है। अंकल, आप मेरे बारे में गलत हैं। मैं ये प्रोजेक्ट किसी के बिना भी पूरा कर सकता हूँ। बात यह भी है कि दादाजी इस प्रोजेक्ट के अपडेट अब मुझसे मांगेंगे, इसलिए आप प्रोजेक्ट के बारे में इतना मत सोचें। मैंने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है आप दे दीजिए, बाकी मैं प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा कर दूंगा, कबीर ने प्रणव सारस्वत को देखते हुए कहा। उसने किसी भी बात की परवाह करे बगैर अपनी इच्छा जाहिर कर दी। किसी भी कंडीशन में कबीर उस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकता था। उसे डर था कि जब तक उसके हाथ में पूरी चीजें नहीं होगी तब तक वो ऐसा नहीं कर पाएगा। उसने पहले भी ऐसी कंडीशन का सामना किया था, तो उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि परिवार का कोई भी आदमी उसे पसंद नहीं करता था और ये कबीर जानता था। इसलिए उसका रिस्क लेना जरूरी था ताकि वो समय पर प्रोजेक्ट पूरा कर पाए। कबीर, मुझे लगता है कि तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बिना ये कर सकते हो तो कोई बात नहीं, तुम करो, लेकिन वहां के सारे आदमी मेरे हैं जो मेरी बात मानते हैं। मेरे इशारे पर तुम मुसीबत में आ सकते हो। सिर्फ एक सप्ताह की बात है, फिर प्रोजेक्ट के काम का रिव्यू होगा, तब परिवार के सामने तुम्हारी पोल खुल जाएगी। तब तुम समझ पाओगे कि तुम्हें मुझसे मिलकर रहना चाहिए था। अगर ऐसी बात है तो बस आप देखिए मैं क्या करता हूँ, लेकिन एक बात पक्की है, ये प्रोजेक्ट मैं एक सप्ताह में पूरा करके ही दम लूंगा, चाहे जो भी हो। कबीर ने प्रणय की ओर देखकर चुनौती भरे अंदाज में कहा और ऑफिस से बाहर निकल गया। प्रणव सारस्वत अपने आप में हंसा। उसे कबीर से इतनी बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। उसे ये भी नहीं लगा था कि कबीर इतना सख्त होगा, लेकिन जो भी हो प्रणव खुश था, क्योंकि सारी चीजें उसके हिसाब से ही चल रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कबीर प्रोजेक्ट को अकेले नहीं कर पाएगा, जिसके बाद उसका सीधा फायदा उसे मिलेगा और कबीर को प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया जाएगा, जिसके बाद दादा शंभुनाथ के पास उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। उसे बस अपडेट करना था और देखना था कि आगे क्या होगा। उसने सोचा था कि कबीर पहले से थोड़ा होशियार हो गया होगा, लेकिन वो तो और भी बेकार हो गया था, जिसे अपना फायदा और नुकसान समझ में नहीं आ रहा था। प्रणव सारस्वत ने सीधे आदर्श कुमार को फोन किया। जी सारस्वत साहब, क्या बात है, बोलिए, क्या हुक्म है मेरे लिए? आदर्श कुमार ने पूछा। अपनी कंपनी के सारे लोगों से बात करो और जल्द से जल्द वहां से निकलने की तैयारी करो, प्रणव सारस्वत ने आदर्श को आदेश देते हुए कहा। क्या बात है सारस्वत साहब, किसी से कोई गलती हो गई है क्या? आदर्श कुमार ने असमंजस में पूछा। वो कल का आया कबीर, अगर वो प्रोजेक्ट को खोल लेना चाहता है तो उसे अकेले ही सब करने दो। तुम सब तुरंत वापस आ जाओ। सभी ठेकेदारों से अपनी तरफ से बात कर लेना, बाकी तुम समझदार हो, प्रणव सारस्वत ने कहा। चिंता न करें सारस्वत साहब, काम हो जाएगा। इतनी सी बात के लिए आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। जिस तरह से कबीर यहाँ आया था, मुझे लग रहा था कि ऐसा हो सकता है, आदर्श कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा। इतने सारे लोग मेरे लिए काम करते हैं, पर तुम पर मुझे भरोसा है, क्योंकि तुम समझदार हो। अब मुझे काम को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, और हाँ, काम के बाद मैं तुम्हारे नाम का भी ख्याल रखूंगा, प्रणव सारस्वत ने आदर्श कुमार से कहा। इसकी कोई जरूरत नहीं है साहब, मैं तो सिर्फ वही करता हूँ जो आप कहते हैं। बाकी ये तो आपकी भलाई है जो मुझ जैसे आदमी को आप इतना मान देते हैं। आदर्श कुमार ने प्रणव सारस्वत की बात सुनकर चापलूसी करते हुए कहा। ठीक है, जल्दी करो और तैयारी करो।
मुझे जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए। प्रणव सारस्वत ने फोन रख दिया। कबीर, इस बार तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। अब मैं देखता हूँ कि तुम क्या करते हो। तुम जैसे आदमी मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकते। इस बार तुम बुरा फंस गए हो। प्रणव सारस्वत ने बंद ऑफिस में ही खुद से बात करते हुए कहा। कबीर इस समय तक फर्म से बाहर था और उस प्रॉब्लम से जल्दी निपटना चाहता था। उसे मालूम था कि इस बार वो फंस चुका है, लेकिन वो हार नहीं मान सकता था। ये कबीर का पहला प्रोजेक्ट था और वो पहली बार में फैमिली में अपनी इज्जत को नहीं खो सकता था, इसलिए उसे ये काम करना ही होगा। कबीर हॉस्पिटल में आदर्श से मिलने के बाद ये तय करता है कि सीधे शंभुनाथ से न मिलकर उसे प्रणव सारस्वत से बात करनी चाहिए। वो सीधे प्रणव के ऑफिस पहुंचता है, जहां उसे रुकने को बोला जाता है। लेकिन कुछ देर बाद प्रणव से उसकी बात होती है। कबीर सीधे कहता है कि उसे अब प्रोजेक्ट सौंप दे। साथ ही वो ये भी बताता है कि आदर्श की अब प्रोजेक्ट में जरूरत नहीं है। लेकिन प्रणव बताता है कि वो इम्पोर्टेंट आदमी है, इसलिए उसे हटाना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट के बारे में वो सब कुछ जानता है जितना मैं और तुम भी नहीं जानते। कबीर साफ कर देता है कि उसे हटाना ही होगा। प्रणव सारस्वत कबीर को समझाता है कि बिना उसके सपोर्ट के प्रोजेक्ट पूरा होना मुश्किल है, लेकिन कबीर भी क्लियर कर देता है कि वो बिना किसी के सपोर्ट से प्रोजेक्ट पूरा कर लेगा। इसके बाद कबीर ऑफिस से निकल आता है। दूसरी तरफ प्रणव आदर्श को फोन करके आदेश देता है कि अपने आदमियों को काम से रोक दे। अब देखते हैं कि कबीर कैसे प्रोजेक्ट पूरा करता है। कबीर ने प्रणव के ऑफिस से निकलने के बाद फिर से हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं समझी। वो हॉस्पिटल की बजाय सीधे घर गया, क्योंकि वहां अब उसके करने के लिए कुछ रह नहीं गया था। उसने सोचा कि उसका घर जाना ही ठीक होगा। कबीर ने घर की तरफ निकलते हुए ही सोचना शुरू किया कि वो अपने ऊपर आई इस मुसीबत से कैसे निकले। वो इसको लेकर चिंता कर रहा था, और वो ठीक भी थी, क्योंकि सारस्वत फैमिली में उसकी इज्जत का सवाल था। और सबसे बड़ी बात, वो अपनी बीवी को उस पर गर्व महसूस करवाना चाहता था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसके बाद उसके चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। अब उसे भरोसा हो गया, कल तक वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। रास्ते में कबीर ने सबसे पहले हर्षवर्धन चौधरी को फोन किया। इस काम में अभी भी हर्षवर्धन चौधरी की मदद की जरूरत थी, क्योंकि उनकी ताकत के सामने ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं थी, इसलिए उनके लिए इसे हल करना आसान था। हर्षवर्धन चौधरी के सहमत होने के बाद कबीर खुशी खुशी घर चला गया। हर्षवर्धन ने पहले भी कबीर की खूब मदद की थी, इसलिए कबीर को पूरा भरोसा था कि वे कभी भी अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। दोनों की दोस्ती की एक लंबी हिस्ट्री थी। कबीर ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। उसने देखा कि माहौल थोड़ा अलग था। उसको समझ में नहीं आया कि क्या करे। उसने धीरे से आगे बढ़ना ठीक समझा। केशव सारस्वत सोफे पर बैठे हुए थे। उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वे नाराज थे। कबीर को नहीं पता था कि ऐसा क्यों है। कबीर ने मन में सोचा और उससे नाराज होने का सवाल ही नहीं उठता था। केशव सारस्वत ने कल 2 मिलियन उसकी वजह से कमाए थे। कबीर को उम्मीद नहीं थी कि केशव सारस्वत उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन कम से कम वे उससे नाराज तो नहीं हो सकते। ये सोचते हुए उसने केशव सारस्वत से बोला, मैं वापस आ गया हूँ। कबीर ने धीमी आवाज में कहा। तुम आज कहाँ गए थे? केशव सारस्वत ने पूछा। केशव सारस्वत के सवाल को सुनकर मीरा सारस्वत जो कमरे में थी वो बाहर आ गई। मैं आज मेडिकल इक्विपमेंट के बारे में बात करने गया था, और जब वो काम हो गया उसके बाद मैं हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट का अपडेट लेने गया था। कबीर ने कहा, तुमको पता भी है तुमने आज क्या किया? बड़े भाई ने मुझे अभी फोन किया था। तुमने उनसे क्या कहा? तुम्हारी वजह से हमारी कितनी बेइज्जती हुई तुमको कोई अंदाजा नहीं है। वे काफी गुस्से में थे। केशव सारस्वत ने गुस्से में कहा, मैंने कुछ नहीं किया पापा, मैं तो बस कंपनी में उनके ऑफिस गया था ताकि अपने प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से समझ सकूं। साथ ही अब जब मुझे दादाजी ने प्रोजेक्ट का इंचार्ज बना दिया है, तो मैंने प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेने के बारे में भी बात की। मैंने उनसे काम के अलावा कोई बात भी नहीं की है। मैं कैसे उनके सामने कुछ भी कह सकता हूँ? आखिर वे मेरे लिए भी आप जैसे ही हैं। कबीर ने अपनी बात समझाते हुए कहा। अब कबीर को सब समझ आ गया था कि क्या मामला है। सीधी सी बात है कि प्रणव सारस्वत ने घर पर फोन किया होगा और उसकी बात तोड़ मरोड़ के बताई होगी, ताकि उसका परिवार ही उसके खिलाफ हो जाए, जिससे उनको लगता है कि प्रोजेक्ट के बारे में वो फिर से इरादा बदल दे। लेकिन ये होने वाला नहीं था। कबीर ने इस बार पक्का कर लिया था कि वो पीछे नहीं हटेगा, चाहे जो हो जाए।
कबीर, उन्होंने हमें फोन पर सारी बात बहुत डिटेल से बता दी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमने अपने दामाद को जरा भी नहीं सिखाया कि कैसे बड़ों से बात करते हैं। हमें यह भी पता चला कि तुमने उनकी बातों का खुलेआम विरोध किया। इससे वे खुश नहीं हैं और उन्होंने कहा है कि वे अपना प्रोजेक्ट वापस लेकर रहेंगे। मीरा सारस्वत ने गुस्से में कहा। भले ही केशव सारस्वत से प्रणव सारस्वत बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन फिर भी केशव उनकी बहुत इज्जत करते थे। इसलिए केशव सारस्वत कभी भी अपने भाई को नाराज नहीं करते थे, क्योंकि पहली बात तो वे उनसे बड़े थे। इसके अलावा उन्होंने अपने दम पर बिजनेस को खड़ा किया था। इसकी वजह से भी वे फैमिली में केशव सारस्वत से अधिक हैसियत रखते थे। केशव सारस्वत को फैमिली बिजनेस में आने के लिए अपने फादर शंभुनाथ सारस्वत का दिल जीतने की कोशिश करनी थी। इसके लिए भी उनको बड़े भाई की जरूरत थी। केशव सारस्वत ने प्रणव सारस्वत के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि सारस्वत फैमिली का बिजनेस केशव सारस्वत की तुलना में बहुत बड़ा था। प्रणव सारस्वत ने फोन करके केशव सारस्वत को सारी बात बढ़ा चढ़ाकर बताई थी। प्रणव को लगा कि इसके बाद काजल के मम्मी पापा उसे डांटेंगे, जिससे या तो कबीर अपनी हार मानकर माफी मांगेगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो भी वो गुस्सा होकर कुछ कदम उठाता है तो इससे भी उनका ही फायदा है। प्रणव सारस्वत को लग रहा था कि उनके सामने हारने को कुछ है ही नहीं। जब से कबीर ने प्रोजेक्ट हाथ में लेने की कोशिश की थी, तब से प्रणव बेचैन हो गया था, और उसी का नतीजा था कि वो पहले तो आदर्श को जरिया बनाकर कबीर को परेशान कर रहा था, और अब वो केशव और मीरा को जरिया बनाकर कबीर को उकसाना चाहता था, ताकि कबीर उसके रास्ते से हट जाए या गलती करे जिससे उसे हटा दिया जाए। नहीं, मैं प्रोजेक्ट को देखने गया था। वो सुपरवाइजर आदर्श, उसे प्रोजेक्ट की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि सिर्फ आदर्श को प्रोजेक्ट से हटा लें, लेकिन बाकी के सारे काम करने वाले पहले जैसे ही वहाँ काम करना जारी रखें। अगर हम आदर्श को नहीं हटा पाए तो पक्का है कि हम टाइम पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाएंगे, और यही वो चाहता है। अगर हमने उसको लेकर चिंता करके समय गवाया तब भी हमारा नुकसान होगा, इसलिए हमें तुरंत कुछ करना होगा। कबीर ने सरल भाव से समझाने की कोशिश की। देखो कबीर, अगर सच में ऐसी बात है तो तुम मुसीबत में हो। अगर तुम प्रोजेक्ट को लेकर फंस गए हो, अगर तुम प्रणव से टकरा कर ये प्रोजेक्ट पूरा करना चाहते हो, मैं अपनी तरफ से साफ कर देता हूँ, अगर ये प्रोजेक्ट टाइम पर नहीं हो पाता है तो मैं भी तुम्हें बचा नहीं सकता, फिर तुम इस घर में नहीं रह सकते हो। केशव सारस्वत ने कबीर से अपनी बात साफ करते हुए कहा। केशव सारस्वत जानता था कि प्रणव सारस्वत दादाजी की बात नहीं टाल सकते थे, इसलिए प्रोजेक्ट तो कबीर को मिल जाएगा, लेकिन जो प्रोजेक्ट उससे छीन लिया गया था वो उसके लिए कुछ न कुछ जरूर करेगा, भले ही कुछ समय के लिए वो शांत बैठ जाए। केशव बहुत लंबे समय से अपने भाई को जानते थे कि वो किसी चीज के पीछे लग जाए तो वो हर हाल में उसको पाकर रहता है। केशव को लगा था कि कबीर मामले को समझेगा और प्रणव के साथ ढंग से रहेगा, लेकिन किसे पता था कि वो सीधे उससे बात करके मामला उलझा लेगा। काजल सारस्वत अभी तक घर वापस नहीं आई है। मैं जानती हूँ वो तुम्हें पसंद करती है, लेकिन तुम लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे तो तुमको घर से निकलना भी पड़ सकता है, इसलिए वक्त रहते ठीक हो जाओ। मीरा सारस्वत ने कबीर से कहा। पिताजी, माँ, चिंता मत करो, मैं इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से संभाल लूंगा और आप लोगों को शर्मिंदा नहीं करूंगा, कबीर ने बड़े विश्वास से कहा। मैं नहीं जानता कि तुम्हें ऐसा कहने का विश्वास किसने दिलाया। अब जब तुमने प्रणव सारस्वत को नाराज कर दिया है तो क्या प्रोजेक्ट के लोग तुम्हारी बात मानेंगे? यदि तुम अभी भी उनसे जाकर माफी मांग लो तो शायद तुम और तुम्हारा प्रोजेक्ट बच जाए, वरना मैं देखूंगा कि आप क्या कर सकते हैं, केशव सारस्वत ने नाराज होते हुए कहा। केशव ने मन में ही सोचा कि भले ही कबीर ने जिद करके प्रोजेक्ट ले लिया हो, लेकिन प्रणव के बिना इसका पूरा होना बहुत मुश्किल था। हाँ, मुझे भी माफी की बात ठीक लग रही है। तुम जल्द से जल्द गलतियां मान लो और माफी मांग लो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो प्रोजेक्ट का पूरा न होना तय है, और अगर ऐसा हुआ तो दादाजी तुमसे प्रोजेक्ट ले लेंगे, जिससे काजल दुखी हो जाएगी, और तुम जानते हो उसका बर्थडे भी आ रहा है। मैं उस दिन उसको परेशान नहीं देख सकती, मीरा सारस्वत ने गुस्से में कहा। काजल सारस्वत का जन्मदिन मीरा सारस्वत का जन्मदिन था। मीरा सारस्वत लंबे समय से तैयारी कर रही थी, इसलिए वो कबीर को अपनी योजना को बर्बाद नहीं करने दे सकती थी। हाल ही में हुई बहुत सी चीजों के कारण मीरा सारस्वत की बहुत बदनामी हुई थी। इस बर्थडे पार्टी से वो अपनी इज्जत भी वापस पाना चाहती थी। अगर कबीर ने इस प्रोजेक्ट में अच्छा किया तो मीरा सारस्वत का नाम होता और वे सबको बता सकती थी। कबीर अगर प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाता तो उनका सारा प्लान धरा का धरा रह जाता, और मीरा सारस्वत बिल्कुल ऐसा नहीं होने देना चाहती थी।
मुझे पता है मम्मी, इसलिए मैं खुद आपसे कहता हूँ कि अगर मैं ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाया तो मैं खुद ही घर से बाहर चला जाऊंगा, ताकि आपकी इज्जत कम ना हो। कबीर ने जिद के साथ कहा। ये पहली बार था जब कबीर ने इस तरह की बात की थी। मीरा सारस्वत और केशव सारस्वत हैरान थे, क्योंकि कबीर ने घर पर आज तक इस तरह से बात नहीं की थी। कबीर, तुम्हें पता होना चाहिए कि प्रणव सारस्वत तुम्हें माफ नहीं करेंगे। तुम्हारी अभी हैसियत ही क्या है? तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? जिस दिन कुछ बड़ा कर लो तब तुम बड़ी बातें करना। तुम भूलो मत, कुछ दिन पहले तुम डिलीवरी करते थे, तो तुम्हें किस बात की फिक्र है? तुम क्यों माफी नहीं मांग रहे हो? मीरा सारस्वत ने समझाना जारी रखते हुए कहा। कबीर ने कुछ नहीं कहा और सीधे कमरे में प्रवेश किया। उनका अपराध का खाना खाने का मन नहीं कर रहा था। मीरा सारस्वत की नजर में कबीर का कहना गलत था। वैसे भी काजल सारस्वत घर पर नहीं थी। कबीर उनके साथ बैठकर खाने से बच रहा था। उसे रात में काजल को लेने भी जाना था। वो जब तक काजल को लेने जाता तब तक उसके पास सोचने का वक्त था, इसलिए वो अपने प्लान के बारे में और भी अच्छे से सोच रहा था, क्योंकि अभी भी बहुत सी चीज श्योर करनी थी। जैसे सारे लोग अगर काम करने से मना कर दें तब वो क्या करेगा? कबीर बहुत अच्छे से जानता था कि ठेकेदार और काम करने वाले सिर्फ पैसा चाहते हैं। अगर उसके पास अच्छा पैसा हो तो वो उन सबको मना सकता था। इसलिए उसने पहले ही हर्षवर्धन चौधरी से बात कर ली थी। पैसा जैसे ही उसे मिलता फिर प्लान आसान था। वो पैसा काम करने वालों को देता और अपनी तरफ कर लेता, क्योंकि वो जानता था कि आदर्श जरूर पैसे का लालच देकर ही उन लोगों को उसके खिलाफ भड़का सकता है। लेकिन अगर उसके पास ढेर सारा पैसा हो तब बात अलग होगी, जिसका इंतजाम वो कर चुका था। सोचते हुए समय बहुत तेजी से बीतता गया और पलक झपकते ही उसके जाने का समय आ चुका था, क्योंकि काजल उसका इंतजार कर रही होगी। कबीर ने जल्दी से अपने कपड़े पहने और काजल सारस्वत को लेने के लिए बाहर चला गया। कबीर ने पहले सोचा अपनी नई गाड़ी ले जाए, लेकिन फिर उसे लगा कि आखिर वो उसकी खुद की नहीं है, इसलिए उसका कोई हक नहीं है कि वो उसे चलाए। इसलिए उसने अपनी पुरानी कार की लेकर जाना ठीक समझा। उसने कार स्टार्ट की और रास्ते की ओर बढ़ा दी। कबीर जब प्रणव से मिल के आता है तब वो सीधे घर पहुंचता है। रास्ते में ही वो हर्षवर्धन चौधरी से बात करके अपने प्रोजेक्ट में उनसे मदद मांगता है। उनसे सपोर्ट मिलने के बाद वो खुश था। वो घर पहुंचता है और वहां काजल के मम्मी पापा उसे नाराज थे। असल में प्रणव सारस्वत ने कबीर की बात को गलत ढंग से केशव और मीरा को बताया था। इस बात से वे दोनों कबीर से नाराज थे, क्योंकि केशव प्रणव से पंगा नहीं ले सकता था, क्योंकि उसका बिजनेस उससे बड़ा था और साथ ही वो बड़ा भाई था। वो दोनों उसे समझाते हैं कि प्रणव से माफी मांग ले, वरना वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं होने देगा। कबीर कहता है कि उसने तय कर लिया है और वो पीछे नहीं हटेगा। साथ ही वो ये भी कह देता है कि आदर्श उसके प्रोजेक्ट के बीच में आ रहा है। वे दोनों उससे काफी नाराज होते हैं। तभी कबीर उन दोनों से वादा करता है कि अगर वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाएगा तो घर से निकल जाएगा। उसने भरोसा भी दिलाया है कि वो प्रोजेक्ट को अकेले ही पूरा कर सकता है, बस उन दोनों को उस पर भरोसा करना होगा। बातचीत के बाद वो वहां से हट जाता है, क्योंकि उसे रात में काजल को लेने भी जाना था। वो खाना भी नहीं खाता है। समय आने पर वो अपनी पुरानी कार निकालता है और काजल को लेने चला जाता है। कबीर अपनी पुरानी खटारा कार को लेकर काजल सारस्वत के पास पहुंचा। काजल कबीर का इंतजार ही कर रही थी। जैसे ही काजल ने कबीर को देखा, तुरंत खुशी से उछल पड़ी और कबीर के पास आकर ही कार में बैठ गई। कबीर का चेहरा मुस्कान से भरा हुआ था। उसे मालूम था कि थोड़ी देर भी काजल को उससे दूर रहना पसंद नहीं था। भूख लगी है, कुछ खाना हो तो बताओ, हम खाने को चल सकते हैं। कबीर ने मुस्कुराते हुए काजल सारस्वत से कहा। ठीक है, तुम अपनी पसंद से कहीं भी मुझे ले चलो। काजल सारस्वत ने पूछा। नहीं, तुम्हें जो भी खाना हो चलकर वही खाते हैं। तुम्हारे होते हुए मैं तुम्हारे हिसाब से ही चलूंगा। कबीर ने काजल की तरफ प्यार से देखते हुए कहा। ठीक है, मैं ही पसंद करूंगी, पर तुम कैसे खिलाओगे? क्या तुम्हारे पास आज ज्यादा पैसे हैं? काजल सारस्वत ने पूछना जारी रखा। क्या मैं बिना पैसे कमाए अपनी पत्नी को अच्छा खाना नहीं खिला सकता? कबीर ने कहा। अरे ये किसने कहा खिला नहीं सकते? चलो मैंने पसंद कर लिया है, हम रोस्टेड चिकन खाने चलेंगे। अब तो खुश हो ना? ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ, कबीर ने काजल की बात का सपोर्ट करते हुए कहा। कबीर ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट कर दी और शहर की ऐसी जगह ले गया जहाँ बहुत से सड़क के किनारे स्टॉल थे।
शिमला का रात का बाजार बहुत बढ़िया था। इस तरह के मौसम में हर जगह स्टॉल देखे जा सकते हैं। ये वो स्थान भी था जिसे लोग अक्सर रात का खाना खाने के लिए चुनते थे। कबीर और काजल सारस्वत एक स्टॉल पर रुक गए। उन दोनों ने रोस्टेड चिकन ऑर्डर किया और भरपेट खाया। काजल को हमेशा यहाँ खाने की इच्छा होती थी, लेकिन कभी भी उसे मौका नहीं मिला था। कबीर को काफी भूख लगी थी क्योंकि उसने घर पर खाना नहीं खाया था। खाना खत्म करने के बाद कबीर और काजल घर की ओर चल दिए। कबीर ने फिर अपनी गाड़ी निकाली। जैसे ही वे घर पहुंचे, मीरा सारस्वत वहां दोनों का वेट कर रही थी। तुमको पता है टाइम क्या हो गया है? क्या घर आने में इतना समय लगता है? तुम दोनों कहाँ गए थे? मीरा सारस्वत ने दरवाजे में प्रवेश करने के ठीक बाद पूछा। मीरा सारस्वत को पता था कि घर आने में इतना समय नहीं लगता है, क्योंकि उनको मालूम था कि काजल किस जगह से आ रही है। इसलिए जब भी कबीर उसे लेने के लिए बाहर जाता तो मीरा समय का ध्यान रखती। कबीर को यह बात पसंद भी थी कि वे काजल को लेकर इतना परेशान होती थी, लेकिन मीरा की एक बात से कबीर खुश नहीं था, और वो थी उस पर भरोसा न करना। उन्हें चिंता तो थी ही, लेकिन साथ ही कबीर पर पूरी तरह यकीन नहीं था। इसलिए वो समय को लेकर सख्त थी, लेकिन कबीर को अब इस बात की आदत हो गई थी। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सब क्या सोचते हैं। उसे सिर्फ यही फर्क पड़ता है कि उसकी काजल क्या सोचती है। माँ, मुझे भूख लगी थी, इसलिए कबीर मुझे खाने पर ले गया था, काजल सारस्वत ने जल्दी से समझाया। तो तुम लोगों ने क्या खाया? मीरा सारस्वत ने पूछा। मैंने रोस्टेड चिकन खाया, काजल सारस्वत ने ईमानदारी से उत्तर दिया। अच्छा कबीर, तुम मेरी बेटी को सड़क के किनारे एक स्टॉल पर क्यों लेकर गए? मेरी बेटी उस तरह का खाना नहीं खाती है। हमने उसे उसके बचपन से आज तक वहां के खाने से दूर रखा है, पर आज तुम्हारी वजह से वो गंदा खाना मेरी बेटी ने खा लिया, मीरा सारस्वत ने सीधे कोसते हुए कहा। मीरा सारस्वत हमेशा सड़क के किनारे लगे स्टॉलों का मजाक उड़ाया करती थी। हर बार जब वो उस तरह की जगह से गुजरती थी, चाहे काजल सारस्वत खाने के बारे में कितनी भी जिद कर ले, मीरा सारस्वत कभी भी इसके लिए तैयार नहीं होती थी, क्योंकि उनको लगता था कि ये गरीबों के खाने की चीज है और उसमें साफ सफाई भी कम होगी, जिससे काजल बीमार पड़ सकती थी। लेकिन अब कबीर ने काजल को वहां खाना खिला दिया था। तब वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसका हर कदम कैसे उल्टा पड़ जाता है, उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। मीरा सारस्वत को अब जब गलती पता चल चुकी थी, तब वो कबीर को डांट सकती है। सॉरी मम्मी, मुझे इस तरह का खाना पसंद था, इसलिए मैं काजल को वहां ले गया। मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, इसलिए ऐसा कर दिया। आगे से कभी भी मैं ये गलती नहीं करूंगा। कबीर ने अपनी बात को साफ कर दिया। अगली बार जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर तुम प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाए तो तुमने खुद ही कहा है कि यहाँ नहीं रहोगे। तुम्हें याद है ना? मीरा सारस्वत ने सीधे कहा। मीरा सारस्वत ने कबीर से बहुत घटिया बात कह दी थी। कबीर ने परिवार के लिए बहुत किया था, लेकिन काजल के सिवा कोई उसे इज्जत क्यों नहीं देता। कबीर को कभी बुरा नहीं लगता था, लेकिन काजल के सामने घर से निकलने की बात से वो परेशान हो गया। लेकिन उसने अपने आप को रोके रखा। माँ, कबीर से कुछ भी मत बोलिए। मैंने कबीर से जिद की थी कि मुझे रोस्टेड खिलाए। उसकी कोई गलती नहीं, उसने तो सिर्फ मेरी बात मानी है, काजल सारस्वत ने झट से कहा। बारबेक्यू में खाने का डिसीजन काजल का था, इसलिए उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मम्मी कबीर को डांटे, जबकि उसकी गलती भी नहीं थी। इसके साथ ही काजल को यह भी मालूम था कि अगर वो आगे आ जाएगी तो मम्मी उसे कुछ भी नहीं कहेगी। तुम भले ही जो भी खाना चाहती हो, लेकिन कबीर, उसे तो तुमको रोकना चाहिए था। हस्बैंड होने के नाते कम से कम उसे गलत काम करने से रोक तो सकते ही हो। अगर उस गंदे खाने की वजह से कोई परेशानी हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मीरा सारस्वत ने गुस्से से कहा। मम्मी, आप ज्यादा परेशान हो रही हो। मुझे कुछ नहीं होगा। तुम तो जानती हो कि कबीर मुझे किसी बात के लिए मना नहीं करता है, इसलिए उसने खाने को लेकर मुझसे कुछ नहीं कहा, काजल सारस्वत ने समझाना जारी रखा। काजल सारस्वत ने अच्छे से बात कहकर कबीर को बचा लिया था, इसलिए अब मीरा सारस्वत के पास कोई बात नहीं बची थी। वो गुस्से को पीकर रह गई। तुमने आज तक मेरी कोई बात नहीं मानी है, जो ये बात मान लोगी। तुम अब कान खोल के सुन लो, दोबारा वहां नहीं जाना। ये मेरी इस बारे में आखिरी बात है, मीरा सारस्वत ने अपनी बात को खत्म करते हुए कहा। उसके बाद अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। अब वहां कबीर और काजल ही रह गए थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और धीरे से मुस्कुरा पड़े। दोनों ने आंखों आंखों में इशारा किया और अपने कमरे में चले गए। सॉरी मेरी माँ से मेरे लिए डांट खाने के लिए। मेरी गलती होने के बाद भी तुम्हें मम्मी ने इतना भला बुरा कहा, काजल सारस्वत ने कबीर को दिलासा दिया। ठीक है, अगली बार से हम वहां खाना नहीं खाएंगे।
इसलिए डांट पड़ने का कोई चांस ही नहीं बनेगा। कबीर ने काजल को चिढ़ाते हुए कहा, ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें खाना तो पड़ेगा ही, लेकिन अब हम इस तरह से खा लेंगे जिससे किसी को पता न चले। मम्मी का काम ही है हर वक्त कुछ न कुछ बोलते रहना। तुम टेंशन मत लो, चलो अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। काजल ने अपनी बात कह दी। हाँ ठीक है, सो जाओ, मैं बस अभी आता हूँ, कबीर ने काजल की बात को मानते हुए कहा। तभी काजल को कुछ याद आता है। वो कबीर से कहती है कि मम्मी किस वादे की बात कर रही थी जिसकी वजह से तुम घर से जा सकते हो? काजल ने जानने के लिए सवाल किया। अभी तुम बहुत थकी हो, तुम सो जाओ, लेकिन मैं तुम्हें इस बात के बारे में बता दूंगा, कबीर ने उस बात से बचते हुए कहा। काजल को नींद आ रही थी, इसलिए उसने ज्यादा परवाह नहीं की। इसके बाद वो बिस्तर पर जा गिरी। कबीर काजल को देखकर मन ही मन खुश हुआ। वो हमेशा से ही काजल को खुश देखना चाहता था। अगले दिन कबीर और काजल सारस्वत एक ही समय पर बिस्तर से उठे। काजल सारस्वत की आज कोई मॉर्निंग क्लास नहीं थी, इसलिए वो थोड़ी देर से उठी। जब कबीर उठा, केशव सारस्वत और मीरा सारस्वत पहले से ही उठ चुके थे। केशव सारस्वत बाहर जा रहे थे, इसलिए वे जल्दी उठे थे। आमतौर पर वे इतना जल्दी नहीं उठते थे। उन्हें कंपनी के बिजनेस के कोई काम के लिए मीटिंग में जाना था, लेकिन मीरा सारस्वत इतनी सुबह कहाँ जाने की तैयारी कर रही थी। वो जल्दी ही घर से कहीं निकल गई थी। कबीर ने इस बात पर ज्यादा सोचना ठीक नहीं समझा। आज मीरा सारस्वत आसपास नहीं थी, इसलिए उसे डांट खाने के लिए सुबह जल्दी उठने की जरूरत नहीं थी। कबीर की लाइफ में ये हर रोज ही होता था कि वो कैसे उठता है और मीरा उसे कोसना शुरू कर देती थी। अब तो कबीर ने इसे लाइफ के एक हिस्से के रूप में स्वीकार कर लिया था। कबीर ने अपने और काजल सारस्वत के लिए ब्रेकफास्ट बनाया। ब्रेकफास्ट के बाद कबीर काजल को कॉलेज ड्रॉप कराया। उसके बाद कबीर को लगा कि अब उसे अपने अधूरे काम पूरे करने चाहिए, जिसमें सबसे जरूरी काम प्रोजेक्ट का था, जिस पर कबीर की इज्जत दांव पर लगी थी। सोचते हुए कबीर ने हर्षवर्धन चौधरी को फोन किया। हाँ कबीर बताओ। हर्षवर्धन ने कबीर के जवाब का इंतजार किया। हाँ हर्षवर्धन साहब, जो बात हुई थी, क्या आपने सारा इंतजाम कर दिया? कबीर ने शाम की बात याद दिलाते हुए कहा। कबीर, सारा इंतजाम कर लिया है, जैसा कि तुमने कहा था। क्या तुम चलने के लिए तैयार हो? हर्ष चौधरी ने फोन के दूसरे छोर से पूछा। आप सीधे हॉस्पिटल पहुंचिए और मैं भी आपसे वहीं मिलता हूँ। आप वहां जाकर लोगों को जमा कर लें और गेट पर ही मिले। कबीर ने प्लान बताते हुए अपनी बात पूरी की। ठीक है, जैसा तुम चाहो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल में मिलता हूँ, हर्षवर्धन ने कबीर की बात को मानते हुए कहा। कबीर को बकवास करना पसंद नहीं था। वो हमेशा सीधी और साफ बात पसंद करता था। बहुत जल्द कबीर और हर्षवर्धन चौधरी अस्पताल के गेट पर मिले और हर्षवर्धन चौधरी के बाद कुछ और लोग भी वहां आ गए और लोगों को जुटाने के लिए पहले ही कबीर ने बोल दिया था। कुछ 10 मिनट बाद कबीर को लगा कि अब और लोग नहीं आएंगे। उसने सभी से चलने का इशारा किया। मेरे हिसाब से सारे लोग यहाँ हैं, जितने आ सकते थे हमें अंदर चलना चाहिए, कबीर ने अंदर चलने का हाथ से इशारा करते हुए कहा। कबीर अब सबसे आगे था। उसके साथ ही हर्षवर्धन चौधरी और संजीवनी हॉस्पिटल का स्टाफ था, जिसमें छोटे बड़े सभी कर्मचारी थे। कबीर को कल की तुलना में यहाँ कोई चेंज नजर नहीं आया। हाँ, ये जरूर था कि यहाँ आदर्श नहीं था, जिसका कारण प्रणव सारस्वत था। उसने कबीर से मिलने के बाद आदर्श को फोन करके बोल दिया कि अपने सभी आदमियों को वहां से बुला लो, ताकि सारा प्रोजेक्ट ठप हो जाए। आदर्श के न होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। हाँ, ये जरूर था कि लोगों की कमी से काम की गति धीमी हुई थी। कबीर सीधे प्रोजेक्ट के ऑफिस में गया। वहां आदर्श कुमार नहीं था। हाँ, वहां कुछ ठेकेदार जरूर जमा थे, जो क्यों जमा थे अभी पक्का नहीं था। कल जब आदर्श कुमार इंचार्ज थे, तब ठेकेदार कुछ हद तक मनमानी कर सकते थे, लेकिन अब कबीर के आने से काम तेजी से होना था। लेकिन वहां उल्टा ही हुआ। तो ये ठेकेदार ऑफिस में बैठकर ताश खेल रहे थे, साथ ही मजदूर भी सभी वहां काम नहीं कर रहे थे। तुम सब रुक जाओ, एक गरजती हुई आवाज ने आदेश दिया।